धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बक्सर को बहुत बड़ी नज़र से देखा जाता है। जी तो इसको लेकर आपका योगदान क्या रहेगा? देखिए, ऐसा है कि आप तो जानते हैं कि यहाँ विश्वामित्र की नगरी है और बहुत दुखद की बात है कि बहुत लोग यहाँ से जीते। यहाँ अगर टिकट मिलता है तो मुद्दे क्या होंगे? पहला मुद्दा होगा बेरोजगारी। देखिए, हमारे यहाँ चौसा का पावर प्लांट। आप नॉमिनेट भी किए हुए हैं विधायक के लिए। जी नहीं, नॉमिनेशन क्या है कि एक पंजीकरण है। देखिए, ऐसा है कि मैं जब पार्टी ज्वाइन किया और मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा था तो मैं यहाँ बक्सर क्षेत्र में घूमा। आज बक्सर में है क्या, आप हमको ये बताइए। अभी तो इसी जगह से आते हैं और इसी क्षेत्र में इंटरव्यू लेते होंगे। आप बक्सर में सड़क की आप देख लीजिए क्या स्थिति है। सभी जो पार्टियां हैं वो बक्सर में हमेशा से ब्राह्मण सीट ही देती है, देखिए जन स्वराज भी इस पर ब्राह्मण सीट ही देगा। देखिए, ऐसा है कि आपको मैंने क्या बोला कि ये नेता डिसाइड करेंगे कि किसको कहाँ से सीट देंगे, किसको कहाँ से टिकट देंगे। क्या लगता है कि सीट मिलेगा? देखिए, ऐसा है, ये तो हमारे नेता जानते हैं, हमारे आला कमान जानता है कि क्या करेगा। मेरा जो काम है। अभिषेक भैया, इस मकसद क्या था आपके आने का? नहीं, मैं देखिए ऐसा है, बक्सर का रहने वाला हूँ। मेरा गांव पड़ता है मानिकपुर। तो हम लोग तो हर पर्व त्यौहार में गांव आते थे। पिताजी आते जाते रहते थे। नमस्कार, मैं वरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं सिटी खबर बिहार। अभी हमारे साथ जन स्वराज के कद्दावर नेता, एक कद्दावर वकील जुड़ चुके हैं। इनसे हम जन स्वराज के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले भी आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। भैया, क्या कहिएगा, वकालत छोड़ दिए हैं और जन स्वराज पार्टी में ज्वाइन हो गए हैं, तो मतलब वकालत छोड़े हैं नहीं है? नहीं, वकालत तो नहीं छोड़े, वो जाना था नहीं कि देश में जब से देश को आज़ादी मिली, आप जितने बड़े बड़े नेता देख रहे हैं उसमें मैक्सिमम हमारे भारत के वकील रहे हैं। आप आज भी जो है चिदम्बरम साहब हों, आप जो है कपिल सिब्बल जी हों, किसी न किसी पार्टी से जुड़े रहते हैं। तो मैं भी सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता था और मैं देखा कि बिहार में हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहार बदलने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि मैं भी बक्सर ज़िले का रहने वाला हूं और हमारे नेता भी बक्सर के ही रहने वाले हैं। और मैंने उनको देखा कि वो 2-3 सालों से पदयात्रा कर रहे हैं, तो मेरा भी रुचि हुई कि हम क्यों ना उनके साथ जुड़ें और बिहार में बक्सर बदलने का जो वो प्रयास है, बिहार बदलने का प्रयास है, उसमें मेरा भी थोड़ा सा सहयोग रहे। अभिषेक भैया, इस मकसद क्या था आपके आने का? नहीं, मैं देखिए ऐसा है, बक्सर का रहने वाला हूँ। मेरा गांव पड़ता है मानिकपुर। तो हम लोग तो हर पर्व त्यौहार में गांव आते थे। पिताजी आते जाते रहते थे, तो उनके साथ आना जाना बचपन से लगाव था। तो जब हम लोग पढ़ाई किए, पढ़ाई करने के बाद क्योंकि आदमी को अपने आप को सेटल करना होता है, तो हम लोग ने वकालत शुरू की और दिल्ली गए। दिल्ली में स्ट्रगल किए, कुछ मुकाम पे पहुँचे, तो उसके बाद लगा कि भाई अपने क्षेत्र के लिए भी कुछ किया जाए। तो 2-3 सालों से मैं प्रशांत जी को फॉलो कर रहा था और मैंने देखा कि वो अच्छा कर रहे हैं। बिहार में एक नई सोच है, नया प्रयास है, तो क्यों ना उनका साथ दिया जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि जन स्वराज जो है वो बिहार को बदल सकता है। आप देखिए कि बंगाल से कब यूपी कब आज़ाद हुआ, बिहार कब का 1912 बंगाल में से अलग हुआ। तो आज बिहार की दुर्दशा देखिए, ना यहाँ शिक्षा अच्छे से है, ना स्वास्थ्य है, ना सड़क है, ना यहाँ पे बेरोजगारी देखिए कितनी है। आज आप बाहर चले जाइए, दिल्ली में, गुजरात में, आज वहाँ पे मैक्सिमम लोग बिहार के हैं। आज हम लोग बिहार के लोग अदर राज्यों में लेबर फैक्ट्री बन चुके हैं, हम लोग को लेबर समझा जाता है। तो हमें भी दुख होता है। दिल्ली में भी हम किसी बड़े बड़े क्लाइंट्स के पास जाते थे तो मैक्सिमम उनके यहाँ जो चाय पिलाने वाले जो ट्रे में चाय और बिस्किट लेके आते थे, मैं पूछता था कि कहाँ घर पड़ी, तो लोग कहते थे बिहार के बानी भैया, वो बिहार के बानी कहा। तो बड़ा दुख पहुँचता था कि, और वो क्लाइंट लोग भी परिचय कराते थे, देखिए पांडे जी बिहार से हैं।
तो जब प्रशांत जी इस मुहिम में जुड़े तो मैं भी सोचा कि इसमें उनका साथ दिया जाए, उसमें बिहार बदलने में मेरी भी कुछ थोड़ी सी योगदान रहे। अच्छा, आप नॉमिनेट भी किए हुए हैं विधायक के लिए? जी नहीं, नॉमिनेशन क्या है कि एक पंजीकरण है। देखिए ऐसा है कि मैं जब पार्टी ज्वाइन किया और मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा था तो मैं यहाँ बक्सर क्षेत्र में घूमा, तो उनका एक पंजीकरण का जो हमारे पार्टी का आया था, मैंने उसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया। देखिए ऐसा है कि जब तक हम कुछ पद पे नहीं होंगे हम अपने बक्सर के लोगों का कैसे कल्याण करेंगे, तो इसलिए मैंने भरा है और आगे पार्टी जो डिसाइड करेगी उसका निर्णय है। तो क्या लगता है कि सीट मिलेगा? देखिए ऐसा है, ये तो हमारे नेता जानते हैं, हमारे आला कमान जानता है कि क्या करेगा। मेरा जो काम है, ऐसा है कि मैं जब पार्टी ज्वाइन किया तो हमारे नेता ने कहा कि आप जाइए और क्षेत्र में घूमिए, तो वो मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, लोगों की समस्याएं समझ रहा हूँ कि क्या क्या समस्या है, उसको हम लोग कैसे निवारण करेंगे, उस पर मेरा मेन मुहिम है। और जो हमारे नेता डिसाइड करेंगे, वो टिकट देते हैं तो चुनाव लड़ेंगे। अगर टिकट मिलता है तो मुद्दे क्या होंगे? पहला मुद्दा होगा बेरोजगारी। देखिए हमारे यहाँ चौसा का पावर प्लांट है, बक्सर सदर में है। आज जिस किसानों की ज़मीन गई, उनके साथ प्रशासन द्वारा मारपीट किया गया। आज जो बच्चे, जो परिवार जिनकी ज़मीन में, उनके घर से एक एक लोगों को नौकरी देना चाहिए था सरकार को। दूसरी चीज़ कि आज वहाँ फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई है, तो आज प्रदूषण कौन झेलेगा? वहाँ के लोग झेलेंगे। जो प्लांट से, जो चिमनी से गर्मी निकलेगा, उसको कौन झेलेगा? वहाँ के लोग झेलेंगे, और नौकरी बाहर के लोग ले जाएंगे। तो कुछ बेरोजगारी जो है यहाँ से दूर किया जा सकता है। दूसरा, बगल में डालमिया की फैक्ट्री थी, डेयरी ऑन सोन में, वो इतना बड़ा इस्टेब्लिशमेंट था। आज हमारे यहाँ नीतीश जी की सरकार है, आपको भी पता है कि केंद्र में जो सरकार चल रही है आदरणीय मोदी जी की, उसमें भी हमारे बिहार का योगदान है, नीतीश कुमार का समर्थन है, क्योंकि पूरी सीट पे भाजपा तो है नहीं। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पे विचार विमर्श करना चाहिए, इस पे कठोर कदम उठाना चाहिए कि हम लोग कैसे फैक्ट्री पुनः को उसको चालू कर सकें। आज इतने शुगर मिल, चीनी मिल सारी बंद हैं। आज हमारे नेता चाहते, हमारे मुख्यमंत्री चाहते तो ये सब फैक्ट्री खुल जाती। आज हम लोगों को बाहर जाके रोजगार खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिहार में ही बहुत कुछ है, बस उसको निखारने की ज़रूरत है। अच्छा, सभी जो पार्टियां हैं वो बक्सर में हमेशा से ब्राह्मण सीट ही देते हैं, तो क्या जन स्वराज भी इस बार ब्राह्मण सीट ही देगा? देखिए ऐसा है कि आपको मैंने क्या बोला कि ये नेता डिसाइड करेंगे कि किसको कहाँ से सीट देंगे, किसको कहाँ से टिकट देंगे। मैं तो जो हूँ उनके संदेशों को घर घर पहुँचा रहा हूँ, ठीक है। एज अ लक्ष्मण कहिए, एज अ भरत कहिए, कि राम जी के संदेशों को भरत जो है हर घर, बक्सर के हर पंचायत में उनके संदेशों को, उनके विचारों को हम घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बक्सर को बहुत बड़ी नज़र से देखा जाता है जी, तो इसको लेकर आपका योगदान क्या रहेगा? देखिए ऐसा है कि आप तो जानते हैं कि यहाँ विश्वामित्र की नगरी है, और बहुत दुखद की बात है कि बहुत लोग यहाँ से जीते, यहाँ से लोग केंद्र में मंत्री भी रहे। आज विश्वामित्र की नगरी है, यहाँ कोई विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ लोगों की पढ़ाई हुई भगवान की। आपको पता है कि इसको मिनी बनारस भी कहा जाता है। आज ये बहुत अच्छा केंद्र हो सकता है जहाँ के बहुत से लोग आएँ और यहाँ घूमें। यहाँ बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग यहाँ से भी एम्प्लॉयमेंट निकाल सकते हैं। देखिए ऐसा है कि ये बक्सर का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम टाइम पे लोकल कैंडिडेट नहीं रहे हैं। यहाँ बाहर से लोग आते हैं, यहाँ चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव लड़ने के बाद अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। आप देखे भी होंगे, लास्ट टाइम यहाँ से अश्विनी चौबे जी थे, हेल्थ मिनिस्टर थे सेंट्रल में। आज यहाँ पे एक एम्स होना चाहिए था। आज एक एम्स होता तो स्वास्थ्य की जो बेसिक समस्याएं हैं वो यहाँ से ख़त्म हो जाती।
एम्स होता, यहाँ मेडिकल कॉलेज होते तो बहुत सारे रिसर्च होते, और जो हमारे बक्सर की जनता, हमारे परिवार के लोग जो आज बनारस, पटना, दिल्ली जाते हैं, आज उनका इलाज यहीं होता। अभी दुर्भाग्य की बात है कि इसी इलाज न होने के कारण, अच्छे अस्पताल न होने के कारण मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मेरे पिताजी को अचानक रात में हार्ट अटैक आया और हॉस्पिटल आते आते तक उन्होंने दम तोड़ दिया। तो मैं तो ये प्रण लिया हूँ कि बक्सर के लोगों को जिस तरीके से मेरे पिता गए हैं, मैं और किसी के पिता को वैसे खोने नहीं दूंगा। एम्स का जहाँ तक आपने बात किया, अश्विनी कुमार चौबे जी ने बयान दिया था कि एम्स पटना में है और एम्स वहाँ पे बनाए जाते हैं जहाँ पे उसकी दूरी को तय किया जा सके। इस वजह से बक्सर में एम्स नहीं बना हुआ था। नहीं, ऐसा है कि रांची में एम्स है, आपके गोड्डा में भी एम्स निशिकांत दुबे ले आए, ठीक है। आज आपको कोई भी नेता, आज हमको बक्सर की जनता चुनती है, यहाँ से हमको पार्टी टिकट देती है, हमको चुनती है, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी बक्सर के लोगों की होगी। चाहे मैं इस यहाँ से जीत कर कहीं भी जाऊँ, मैं यहाँ पे बदलाव करने के लिए जो मेरा प्रण होगा, तो देखिए ऐसा है कि किसी चीज़ के लिए भी जीवन में आपको लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो आज बताइए कि आप पटना नज़दीक, यहाँ बलिया से भी कवर हो सकता था, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, ये सब ज़िले में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हो, बक्सर आ जाते। आज हमारा ये बक्सर, शाहाबाद, पूरा कैमूर, इधर के लोग भी यहाँ आ जाते। तो ठीक है, एक पटना में था, तो भागलपुर के लिए क्यों सोच रहे थे? पटना से कितनी दूर था भागलपुर? भागलपुर क्यों एम्स किया? अब इसका जवाब हमको आप दीजिए। ये अश्विनी कुमार चौबे जी के द्वारा ही कहा गया था कि यहाँ पे नीतीश जी की सरकार में, क्योंकि उस वक्त महागठबंधन के बाद नीतीश कुमार जी थे, उस वक्त उनको जमीन नहीं मिल पाई थी यहाँ पे। ऐसा है कि खोजने पे भगवान मिलते हैं, और नहीं करने के लिए जो है बहाना बहुत सारे हैं। जिसको जो करना होता है वो करता है, जिसको नहीं करना होता उसके पास बहुत सारे बहाने हैं। तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर को ये सोचना चाहिए था कि यहाँ पे जो है एक एम्स होता, एक यहाँ पे विश्वामित्र महाविद्यालय होता, डिग्री। तो ये सब चीज़ें, विश्वविद्यालय आज यहाँ पे नहीं है। आज बक्सर में है क्या, आप हमको ये बताइए। आप भी तो इसी जगह से आते हैं और इसी क्षेत्र में इंटरव्यू लेते होंगे। आप बक्सर में सड़क की आप देख लीजिए क्या स्थिति है। आप चले जाइए बक्सर से चौसा और जलहरा वाले रास्ते में, आप चले जाइए इधर मझरिया, इस साइड में सड़कों का हालत देख लीजिए। दूसरा, स्वास्थ्य का ये स्थिति है कि आप रात में 12 बजे चले जाइए, आपको कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलेगा। दिन में भी आप चले जाइए, आपको वहाँ इतनी सारी गंदगी और ढंग का इलाज नहीं होगा। आप इमरजेंसी में आप आते हैं, आपका पेशेंट रहेगा तो 100% डिक्लेयर, आप गांव से निकल रहे हैं तो सोच लीजिए कि आपका पेशेंट की मृत्यु हो चुकी है। जो मेरा अनुभव है, ये होता क्या है कि एक लोगों की बात सुनना और अपने पे बीती हुई बातें, वो दोनों में बहुत सारा अंतर होता है। तो मेरे ऊपर बीती है ये बात, तो मैं यहाँ के लोगों का दर्द समझ सकता हूँ कि जब मैं यहीं का लड़का हूँ और पिताजी मेरे एक दिन के लिए गांव गए थे, वो तो पटना रहते थे। अब या मेरा दुर्भाग्य कहिए कि इस कम उम्र में पिता का साया मेरे सर से उठ गया, अदरवाइज आज पटना रहते तो बच गए होते। बेहतर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बिहार में? ऐसा है, मैं जिस पार्टी से हूं तो मैं तो बोलूंगा कि हमारे प्रशांत किशोर बेहतर मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। अभी तक तो ये डिसाइड ही नहीं हुआ है कि प्रशांत किशोर जी लड़ेंगे या फिर। देखिए भाई, नहीं मतलब आपने जो अनुमान लगा बेहतर मुख्यमंत्री, देखिए ये कहीं दो राय नहीं है कि 2005 से लेकर 2010 तक नीतीश कुमार ने काम किया। मैं उस बात की सराहना, देखिए जो भी कुछ करे उसमें अच्छाई हो तो अच्छाई बोलना चाहिए, बुराई है तो बुराई बोलना चाहिए। तो उन्होंने 2005 से लेकर 10 तक उन्होंने काम किया। उसके बाद नीतीश कुमार इधर उधर करते रह गए और कोई काम बिहार में नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। तो अब इस बार जनता देखिए क्या करती है। 2024 के आप लोकसभा के बेहतर प्रत्याशी कौन देखते हैं बक्सर से? 24 में तो 24 का चुनाव तो हो चुका है, हो गया। बेहतर प्रत्याशी कौन? बेहतर प्रत्याशी आनंद मिश्रा है।
इसमें क्या दो राय है? वोट उनको दिए थे? जी एकदम आनंद मिश्रा को वोट दिए थे। आनंद मिश्रा से बेहतर नहीं, बस IPS ऑफिसर, और उसमें टैलेंट है। ये पार्टी में शामिल है इस वजह से नहीं बोल रहे हैं ना? नहीं नहीं, ऐसा है कि आनंद मिश्रा किसी भी स्थिति में, आपके कौन कौन प्रत्याशी से बक्सर के? मिथिलेश तिवारी भाजपा, सुधाकर सिंह और आनंद मिश्रा। ठीक है, अब जो लोग हैं आप उसमें आप ही इवेलुएट कर लीजिए ना, किसका क्या क्वालिफिकेशन है। ये सब चीजें तो बहुत मतलब इवेलुएट करना है तो कोई कॉमन चीजें हैं। लेमैन इसको तो एक अनपढ़ भी आदमी कर सकता है, पढ़ा लिखा भी आदमी कर सकता है। आनंद मिश्रा का तो कोई तुलना ही नहीं है। देखिए जीत हार एक हो सकता है, प्रत्याशी आपने पूछा, प्रत्याशी के तौर पे आनंद मिश्रा वाज द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर द बक्सर, और वो यहाँ से चुनाव नहीं जीते, ये उनका दुर्भाग्य नहीं है, ये बक्सर का दुर्भाग्य है। बक्सर सदर के विधायक को लेकर क्या कहिएगा? हम क्या कहेंगे? कैसे है वो? नहीं, अब ऐसा है कि अब हम किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकते हैं, आई एम नॉट एंटाइटल्ड। तो अब जैसे हैं, अब जो उनको अच्छा काम किए होंगे तो जनता जवाब देगी, अच्छा काम नहीं किए होंगे तो उसमें भी जनता जवाब देगी। आप तो उनसे मिले होंगे शायद? हाँ, मेरी मुलाकात है, पारिवारिक तौर पे सबसे मुलाकात है। तो कैसा उनका विचार है? नहीं, विचार कैसा होता है, सब आदमी का विचार एक ही तरह का होता है, थोड़े उसमें अंतर होते हैं, थोड़ा कोई मोटा होता है, कोई थोड़ा पतला होता है, कोई थोड़ा चौड़ा होता है। तो ऐसा है कि क्षेत्र में वो भी 10 साल 2 टर्म विधायक रहे, तो अब आगे कुछ काम किए होंगे तो जनता उनको विश्वास करेगी, नहीं काम किए होंगे तो जनता उनको ठुकरा देगी। आपके हिसाब से क्या लगता है, काम किए कि नहीं किए? नहीं, इस बार बक्सर में परिवर्तन है। परिवर्तन 100% है। देखिए, मैं नहीं जानता कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन सी पार्टी मजबूत होगी, लेकिन बक्सर में इस बार परिवर्तन है। तो क्या लगता है कि इस बार टक्कर होगा जनसुराज? नहीं, जनसुराज एकदम टक्कर क्या, हमको लगता है कि जनसुराज यहाँ बक्सर की सीट निकालेगी। कैसे निकालेगी? आप तो बोल रहे हैं कि मुन्ना तिवारी जी काम किए हुए हैं, परिवर्तन है। काम किए हुए क्या बोल रहा हूँ मैं? बोल रहा हूँ कि परिवर्तन है, इस बार दूसरे विधायक होंगे। अच्छा, परिवर्तन मतलब क्या होता है कि जो प्रेजेंट में है वो बदलेगा। तो हमको लगता है कि जनसुराज यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, और जो भी यहाँ से कैंडिडेट हो, इस बार बक्सर से विधायक जनसुराज का होगा। अभी तक एनडीए के एक भी नेता यहाँ पे नहीं है विधायक के तौर पे, तो क्या ऐसे में जनसुराज यहाँ पे अपना नेता दे पाएगा बक्सर में? एनडीए एक अलग पार्टी है, बक्सर वो जनसुराज एक अलग पार्टी है। तो अब एनडीए उनका जो स्ट्रैटेजी है, उनका जो कैंपेनिंग है, वो उनकी पार्टी समझे। हमारा जो कैंपेनिंग है और हमारे जो कैंडिडेट होंगे वो हम लोग समझेंगे। बड़ी जोरों शोर से लगी हुई है आपकी पार्टी बक्सर में? नहीं, हमेशा से देखिए, ऐसा है कि बक्सर में नहीं, पूरे 243 सीटों पे हमारी पार्टी लगी हुई है, और इस बार बिहार में बदलाव होगा। मैं बिहार के जनता से और बक्सर की जनता से भी अनुरोध करूंगा कि इस बार वोट आप किसी पार्टी को नहीं, अपने बच्चों के भविष्य को देख के दीजिए। आज आप सभी पार्टियों को देख लिए, आप कांग्रेस को भी देख लिया, भाजपा को भी देख लिया, अन्य पार्टियों को भी देख लिए। आज एक नई पार्टी आई है, और ये पार्टी जो है वो बिहार के सोच को, बिहार में परिवर्तन लाएगी। तो हम तो यही बक्सर की जनता से और बिहार की जनता से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप एक बार जनसुराज को मौका दें, और जनसुराज ही बिहार को बदल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।